दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते की बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले इन खबरों पर एक नजर डालें। आज सबसे पहले बताएंगे सूडान में हुए तख्ता पलट के क्या कारण हैं और वहां बार बार राजनीतिक संकट क्यों पैदा होता है। इसके बाद जानेंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्यों रहता है और पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन पर किस तरह का विवाद है। और आखिर में बताएंगे कि चीन की नई मिसाइल परीक्षण क्या है जिसने दुनिया भर में खलबली पैदा कर दी है। लेकिन सबसे पहले बात सूडान में तख्ता पलट की करते हैं। अफ्रीका का एक देश है अरबी में जिसके नाम का मतलब है काले लोगों का देश। कहा जाता है कि अरब के बड़े मुल्कों ने इस देश को यह नाम दिया जिसने यहाँ के लोगों में इस्लामिक दुनिया के देशों के खिलाफ नफरत भर दी। हालांकि तेल और खनिज के मामले में यह देश बहुत अमीर है, लेकिन इस नफरत ने इस मुल्क का चैन और सुकून दोनों ही छीन लिया। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के पूर्वोत्तर में मौजूद देश सूडान की, जो राजनीतिक वजहों से चर्चा में बना हुआ है। खबर के मुताबिक वहां की सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है, जिससे वहां फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है। हमने ऐसा क्यों कहा कि फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है? दरअसल राजनीतिक उठापटक से सूडान का नाता पुराना है। 1 जनवरी 1956 को आजाद होने वाले सूडान में यह तख्ता पलट का कोई पहला मामला नहीं है। आजादी के बाद ज्यादातर वक्त वहां सैन्य शासन ही रहा है। आज इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, बताएंगे कि मौजूदा राजनीतिक संकट के पीछे कारण क्या है और सूडान बार बार ऐसे संकटों से दो चार क्यों होता है, और इसके मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। अफ्रीका के पूर्वोत्तर में मौजूद इस देश के उत्तर में मिस्र, उत्तर पश्चिम में लीबिया, पश्चिम में चाड, दक्षिण पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण में दक्षिण सूडान, दक्षिण पूर्व में इथोपिया और पूर्व में इरिट्रिया है। कुल मिलाकर यह देश 7 मुल्कों से घिरा हुआ है। सूडान का एकमात्र पूर्वोत्तर का इलाका ही समुद्र से लगा है, यानी पूर्वोत्तर में यह लाल सागर से घिरा है। क्षेत्रफल के मामले में यह देश अल्जीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद अफ्रीका का तीसरा बड़ा देश है। हालांकि पहले यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन जुलाई 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने के बाद यह तीसरे पायदान पर आ गया। खार्तूम शहर इस देश की राजधानी है। जहां तक सूडान में राजनीतिक संकट का सवाल है तो यह कोई नई बात नहीं है। 1956 में जब से सूडान को आज़ादी मिली तब से ही यह मुल्क उथल पुथल का शिकार रहा है और इसलिए तंगहाली और बदहाली इस देश की किस्मत बन गई है। सूडान के पड़ोसी देशों पर ही गौर करें तो इस पूरे अहाते में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ही सामान्य बात है। मिस्र, लीबिया, इथोपिया, इरिट्रिया ये सभी देश राजनीतिक संकट के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन सभी देशों की दिक्कतें भी करीब करीब एक जैसी ही हैं। भ्रष्टाचार, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता जैसी तमाम चीजें इन देशों की हकीकत बन गई है। अब सूडान को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि 1956 में सूडान को आज़ादी तो मिली, लेकिन यहाँ की दिक्कतों का हल अब तक नहीं निकल सका। एक तरफ देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के बीच धार्मिक झगड़े थे, तो दूसरी तरफ देश के कई राजनीतिक दलों में असंतोष भरा हुआ था। लिहाजा सूडान एक के बाद एक तख्ता पलट का गवाह बनता गया। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी के करीब 2 साल बाद यानी 1958 में ही अंतरिम सरकार का तख्ता पलट हो गया। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इस्माइल अल अजहरी थे। आज़ादी के कुछ साल ही हुए थे और अर्थव्यवस्था और देश निर्माण की राह में देश के सामने कई समस्याएं थी। इस बाबत सरकार को बार बार नाकाम बताने की कोशिश होती रही। उधर सूडान की सेना इसे देश का पतन, अराजकता और अस्थिरता जैसे हालात समझने लगी। इसलिए सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली और जनरल इब्राहिम अब्बूद देश के प्रमुख बन गए। हालांकि 1964 से फिर राजनीतिक दलों ने शासन करना शुरू कर दिया। करीब 7 साल बाद फिर तख्ता पलट हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार में भागीदारी न मिलने के चलते सरकार को उखाड़ फेंका गया। 1971 में हुए इस तख्ता पलट के बाद बनी सरकार कुछ ही दिन चली और पुरानी सरकार फिर से सत्ता में लौट आई।
अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि सूडान राजनीतिक संकट से बार बार अस्थिर क्यों होता रहा है। दरअसल सूडान में बार बार पैदा होने वाले राजनीतिक संकट के पीछे धार्मिक संघर्ष वजह रही है। उत्तरी सूडान में मुस्लिम जबकि दक्षिणी सूडान में ईसाइयों का बोलबाला था। दोनों ही समुदायों में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस संघर्ष का नतीजा ही था कि सूडान 2 लंबे गृहयुद्ध का गवाह बना। पहला गृहयुद्ध 1955 से 1972 तक चला, जबकि दूसरा 1983 से 2005 तक। दशकों तक चले इन युद्धों में करीब 15 लाख लोग मारे गए। दूसरे गृहयुद्ध में सूडान की केंद्रीय सरकार और दक्षिण सूडान समर्थित सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी आमने सामने थी। इस गृहयुद्ध के दौरान जान माल का काफी नुकसान हुआ। 1989 में अकाल पड़ने से भी करीब 2.5 लाख लोगों की मौतें हुई, यानी उस दौरान गृहयुद्ध और अकाल से लाखों जाने गई। इसलिए सेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने युद्ध खत्म नहीं किया तो सेना सत्ता अपने हाथों में लेकर गृहयुद्ध को खत्म करेगी। इस चेतावनी के बाद सरकार और आर्मी के बीच तल्खी बढ़ गई और आखिरकार सेना ने 1989 में मेहदी की सरकार को गिरा दिया। फिर वो वक्त भी आया जब सूडान पर 3 दशकों तक राज करने वाले उमर अल बशीर देश के राष्ट्रपति बन गए। बशीर की सरकार इतनी मजबूत रही कि दिसंबर 2010 में शुरू हुई अरब क्रांति भी इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हालांकि इस क्रांति ने इस इलाके में आने वाले कई देशों जैसे ट्यूनीशिया, मिस्र, लेबनान में सरकारें बदल दी, लेकिन सूडान सरकार में कोई तब्दीली नहीं देखने को मिली। लेकिन 2018 में बशीर के खिलाफ बगावती तेवर बहुत ज्यादा बुलंद हुए। इसी साल दिसंबर में सूडानी नागरिकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसकी वजह थी कि इस दौरान देश की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। एक तो 2011 में सूडान का बंटवारा हुआ था जिसमें दक्षिण सूडान को अलग कर दिया गया। इसके चलते सूडान ने ज्यादातर तेल क्षेत्रों को खो दिया, जिससे राजस्व का काफी नुकसान हुआ। दूसरा, 2017 में अमेरिका ने सूडान पर से ज्यादातर आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए, लेकिन इसके बावजूद वहां की अर्थव्यवस्था को इसका कोई फायदा नहीं मिला। ब्रेड और ईंधन सब्सिडी में कटौती के चलते लोगों की जिंदगी पर इतना असर पड़ा कि लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी खार्तूम की सड़कें लोगों से भर गईं और सरकार बदलने की आवाज बुलंद होने लगी। लिहाजा अप्रैल 2019 में बशीर की सरकार गिर गई। अब यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बशीर की सरकार एक सैन्य सरकार थी और इस सरकार का तख्ता पलट करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेना ही थी। बशीर सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगियों को देखते हुए सेना ने बशीर को सत्ता से बेदखल कर दिया और जनरल अब्देल फतह अल बुरहान सरकार के नए मुखिया बने। हालांकि सरकार के खिलाफ भड़की जनता की मांग सिर्फ बशीर को सत्ता से हटाने भर की नहीं थी, बल्कि लोग देश में एक लोकतांत्रिक सरकार को काम करते हुए देखना चाहते थे। लिहाजा तय ये हुआ कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें सेना और नागरिक दोनों की भागीदारी होगी। इस अंतरिम सरकार की अवधि 4 साल यानी 2023 तक रखी गई। इसे सॉवरेन काउंसिल नाम दिया गया। इस सरकार के प्रधानमंत्री अब्देल्लाह हमदोक बने। इस अंतरिम सरकार का गठन अगस्त 2019 में हुआ था, लेकिन करीब 2 साल पूरे होने के बाद ही सेना ने फिर से सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री नजरबंद कर दिए गए हैं। साथ ही सेना ने कैबिनेट को भी भंग कर दिया है। सेना ने इस तख्ता पलट के पीछे सरकार के नागरिक प्रतिनिधियों के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार बताया है। सेना के मुताबिक उन्होंने सरकार की कैबिनेट में सुधार की अपील की, लेकिन सरकार के नागरिक प्रतिनिधियों ने इसे खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, सेना ने इस तख्ता पलट के पीछे राजनीतिक स्तर पर संघर्ष को भी जिम्मेदार बताया। उनका मानना है कि राजनीतिक स्तर पर ऐसे संघर्ष चल रहे थे जिनसे देश में फिर से गृहयुद्ध छिड़ सकता था। लिहाजा सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना द्वारा तख्ता पलट की खासी आलोचना हो रही है। राजधानी खार्तूम में सेना ने फायरिंग की जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। सरकार के प्रमुख बने जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने ऐलान किया है कि जुलाई 2023 में चुनाव कराए जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा। हालांकि वैश्विक बिरादरी में इस तख्ता पलट की खासी निंदा हो रही है। अरब लीग समेत अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। उधर अमेरिका ने सूडान को देने वाली $70 करोड़ की सहायता रोक दी है। ऐसा माना जा रहा है कि बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे सूडान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद पर
संकट के बादल छा जाने से उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। हालांकि इस बात की संभावना है कि जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और दुनिया के प्रमुख देश सूडान में लोकतंत्र की स्थापना और मानवाधिकारों को बचाने के लिए जरूरी पहल करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दुनिया के देश इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ें। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। बीते साल यह विवाद बहुत ही बुरे दौर से गुजरा जब गलवान घाटी में हमारे कई जवान शहीद हो गए। दरअसल यह विवाद अभी भी थमा नहीं है और दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत का दौर जारी है। हाल के वर्षों में सीमा विवाद को लेकर दोनों ही देशों के रिश्ते में कड़वाहट देखी गई है। हालांकि 1962 की लड़ाई के बाद से ही दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी हुई है, लेकिन पिछले साल सीमा विवाद और भी बुरे दौर से गुजरा। हालिया मामला तो सिर्फ लद्दाख क्षेत्र का है। हाल के वर्षों में अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम मुद्दे ने भी कई मौकों पर तनाव पैदा किए। यानी कि पूर्वी सेक्टर की मैकमोहन लाइन को भी चीन खारिज करता रहा है। इसलिए आज हम पूर्वी भाग में भारत चीन सीमा विवाद को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इसके पीछे विवाद क्या है, खासकर मैकमोहन लाइन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इस पर अक्सर होने वाले विवादों की वजहों पर बात करेंगे। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो दो सीमा रेखाओं की चर्चा अक्सर ही हम सुनते हैं। एक है रेड क्लिफ और दूसरी है मैकमोहन। भारत विभाजन के वक्त रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बनाने के लिए खींची गई थी। यहाँ पाकिस्तान का मतलब तब के पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से है। अब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। इस तरह से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच खींची गई रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत चीन सीमा रेखा को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। हालांकि पहले LAC सिर्फ पश्चिमी सेक्टर की सीमा रेखा को कहा जाता था। 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग के बाद से ही इस क्षेत्र की सीमा रेखा को LAC कहा जाने लगा। लेकिन 1990 के दशक में हुए शांति समझौते के बाद दोनों देशों के बीच की पूरी सीमा रेखा को LAC कहा जाने लगा। भारत और चीन के बीच ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। आसानी से समझने के तौर पर देखें तो यह सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक, और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैला है। पूर्वी सेक्टर की हिमाचल प्रदेश सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अब सवाल है कि चीन मैकमोहन लाइन को खारिज क्यों करता है। मैकमोहन लाइन विवाद को जानने से पहले ये समझिए कि दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा विवाद क्यों रहता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद इसलिए है क्योंकि LAC के मुताबिक भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन चीन इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसका मानना है कि यह सीमा रेखा महज 2000 किलोमीटर की ही है। इसका मतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के तहत भारत चीन सीमा के जो इलाके भारत के हिस्से में आते हैं उनमें से ज्यादातर पर चीन अपना दावा करता है। दूसरी ओर मौजूदा वक्त में भारत चीन सीमा का कोई ऐसा नक्शा नहीं है जिस पर दोनों ही मुल्क राजी हों। हम बार बार जिस LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम सुनते रहते हैं उसकी परिभाषा दोनों ही मुल्कों के लिए अलग अलग है। भारत की LAC अलग है और चीन की अलग, क्योंकि क्षेत्रों को लेकर दोनों ही देशों के अपने अपने दावे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच यह विवाद अब तक नहीं सुलझा है। जहां तक मैकमोहन लाइन का सवाल है तो पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझिए। दरअसल 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए शिमला सम्मेलन हुआ। उस वक्त सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश भारत में तत्कालीन विदेश सचिव थे। हेनरी मैकमोहन इस बातचीत के मुख्य वार्ताकार थे, इसलिए इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन पड़ा। इस समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई। इस समझौते में अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया, जिसमें तवांग इलाका भी है। ऐसा कहा जाता है कि शिमला सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधियों ने इस सीमा रेखा का विरोध किया और वे बैठक से बाहर हो गए। हालांकि इसके बाद यह बात दबी रही।
ऐतराज़ों का दौर तब शुरू हुआ जब भारत के सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में मैकमोहन लाइन को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया। 1937 में अ कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज, एंगेजमेंट्स एंड सनद्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज नाम से एक किताब आई। विदेश विभाग में भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी CU एचसन ने इसे तैयार किया था। ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हुई संधियों और समझौते का आधिकारिक संग्रह था। इसमें नई जानकारियां अपडेट हुई और मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। तब चीनी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि अब तक भी बातें ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया और 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। इसके बाद 1951 में चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत पर चीन के कब्जे ने पूरे इलाके के जियोपॉलिटिक्स को बदल डाला। दरअसल 1914 में तिब्बत एक आज़ाद मुल्क था। ब्रिटिश भारत के शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी कबूल किया। लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी भी आज़ाद मुल्क नहीं माना। तिब्बत पर कब्जे के बाद वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता रहा है। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया तब वह वहां नहीं था। भारत का कहना है कि जब मैकमोहन लाइन खींची गई तब तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था, इसलिए चीन का कोई भी दावा बेतुका है। 1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को खुद में मिलाने के बाद चीन ने लद्दाख से जुड़े अक्साई चीन के करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में लिया था। चीन ने यहाँ नेशनल हाईवे बनाया जो उसके पूर्वी प्रांत शिनजियांग को जोड़ता है। भारत इसे अवैध कब्जा मानता है। ऐसा कहा जाता है कि 1962 के युद्ध के पीछे यही सब वजहें थीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस मसले को सुलझाने के लिए 1976 में भारत चीन ने राजदूतों का आदान प्रदान किया। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में बीजिंग का दौरा किया और 1981 व 1987 के बीच 8 दौर की आधिकारिक वार्ताएं हुई। 2003 में प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी ने चीन की यात्रा भी की। इस दौरान विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर समझौता हुआ। इसका मकसद था कि तीनों सेक्टर के विवादों का व्यापक समाधान निकाला जाएगा। बात यह हुई कि जो भी सीमा तय की जाएगी उसकी भौगोलिक विशेषताओं का पालन किया जाएगा और बसी हुई आबादी के हितों का सम्मान किया जाएगा। 2003 से अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से नक्शे का आदान प्रदान कर चुके हैं, जिनमें दोनों ही देशों के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अपना अपना वर्जन है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब हालात यह है कि जब भी भारत के बड़े लीडर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं तब चीन अपना विरोध जताता है। पिछले महीने ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अरुणाचल का दौरा किया, तब चीन ने ऐतराज जताया। फरवरी 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल दौरे पर गए तब भी चीन ने आपत्ति दर्ज कराई। तब भी चीन ने कहा था कि अरुणाचल विवादित इलाका है और यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि से सरहद के सवाल जटिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल चुकी है। बावजूद इसके चीन गलत नक्शा जारी कर अरुणाचल को अपने इलाके में दिखाने की जुर्रत करता है। इस तरह देखा जाए तो भारत चीन सीमा विवाद अभी तक अटका हुआ है। समय समय पर यह विवाद तूल पकड़ता है और कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाता है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं। अभी हाल ही में खबर आई कि चीन ने परमाणु ताकत से लैस एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ब्रिटेन की अखबार फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खबर छपने के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई। इससे दुनिया के देश हैरान और डरे हुए हैं। एक्सपर्ट्स इसे हथियारों के क्षेत्र में एक गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं। इस खबर के बाद अगर किसी देश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है तो वो है अमेरिका। अमेरिकी सेना में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख ने इस पर कहा कि चीन ने गुपचुप तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि यह स्पुतनिक संकट जैसा है जिसने हमारा पूरा ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस खबर का खंडन किया है। उसका कहना है कि यह परीक्षण किसी मिसाइल का नहीं बल्कि एक स्पेसक्राफ्ट का था। हालांकि अमेरिका इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा।
अब सवाल है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है जिसे लेकर लोग डरे हुए हैं, और यह स्पुतनिक संकट क्या है जिसकी तुलना हाइपरसोनिक मिसाइल से की जा रही है। बारी बारी से दोनों सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। जानकार बताते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक गति से चलती है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल के लक्ष्य के बारे में पता होता है कि वह कहां गिरेगी, यानी इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है क्योंकि लॉन्चिंग के बाद इन मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल में ये मुमकिन है कि वो लॉन्चिंग के बाद अपनी दिशा बदल ले। ये मिसाइलें वायुमंडल में हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करती हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। चूंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती, इस वजह से इनके लक्ष्य का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आती। आसान लफ्जों में कहें तो अगर कोई देश हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करता है तो किसी दूसरे देश के लिए उसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि दिशा बदलने के चलते ये मिसाइलें रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इसलिए इससे इन मिसाइलों के लक्ष्य को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसा कहा जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल पिछले 30-35 सालों की सबसे आधुनिक मिसाइल तकनीक है। यही कारण है कि चीन द्वारा इसके प्रक्षेपण की खबर के बाद वैश्विक बिरादरी सख्ते में है। अब ये जानिए कि स्पुतनिक संकट क्या है। यूं तो शीत युद्ध के दौरान दुनिया एक के बाद एक कई घटनाओं का गवाह बनी। क्यूबा मिसाइल संकट से लेकर बर्लिन की दीवार के गिरने तक, और नाटो बनाम वार्सा की संधि से लेकर हथियारों की होड़ तक। लेकिन एक घटना ने शीत युद्ध की आग को इतना भड़काया कि दुनिया में एक तरह की नैतिक दहशत फैल गई। दरअसल 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका दुनिया की प्रमुख शक्ति था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत यूनियन द्वारा परमाणु हमला करने की आशंका के मद्देनजर उस पर जासूसी करना शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने कुछ जासूसी विमान तैयार किए और इन्हें सोवियत यूनियन पर छोड़ दिए। इन्हीं में से एक लॉकहीड U-2 जासूसी विमान के जरिए कुछ खुफिया जानकारी अमेरिका के हाथ लगी। पता चला कि 1955 से 1961 के दौरान सोवियत यूनियन अमेरिका से 2 से 3 गुना ज्यादा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित कर रहा था। इसी दौरान अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इस घटना से दुनिया भर में दहशत फैल गई थी। दरअसल इस घटना को दुनिया के बड़े अखबारों ने एक संकट के तौर पर पेश किया। लॉन्चिंग के करीब 1 महीने के भीतर ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मुद्दे पर करीब 300 आर्टिकल छापे। इस घटना से अमेरिका के मन में ये डर पैदा हो गया था कि सोवियत यूनियन तकनीकी रूप से ज्यादा तरक्की कर रहा है। स्पुतनिक के प्रक्षेपण से लगा कि सोवियत यूनियन ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के तौर पर देखने लगा। इससे ऐसा लगने लगा कि सोवियत संघ के पास पश्चिमी यूरोप और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका को परमाणु हथियार भेजने में सक्षम रॉकेट थे। यह सबसे तात्कालिक खतरा था जिसे स्पुतनिक ने पेश किया था। एक और यूरोपीय देशों में युद्ध का इतिहास रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका का देश क्यूबा सोवियत यूनियन का सहयोगी रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अचानक ही असुरक्षित महसूस करने लगा था। पूरी दुनिया वैसे ही दहशत में आ गई थी जैसे कि अभी हाइपरसोनिक मिसाइल ने हलचल पैदा कर दी है। इसके बाद से ही अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की रेस शुरू हो गई थी। हालांकि शीत युद्ध के दौरान ही 1960 के दशक में एक ऐसा भी वक्त आया जब अमेरिका और सोवियत यूनियन परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। 1961 में जब अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्ते तल्ख हो गए, तब क्यूबा ने सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की। इसके बाद सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल लॉन्चर स्थापित करने का फैसला लिया। इसका मकसद अमेरिका को लक्ष्य बनाना था। इसी के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। कूटनीतिक प्रयासों से इस संकट को उस वक्त टालने में कामयाबी मिली। आखिर में ये भी जान लीजिए कि सोवियत यूनियन द्वारा स्पुतनिक के प्रक्षेपण ने अमेरिका को अनुसंधान, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इसी का नतीजा था कि 1958 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 नामक अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया।
हालांकि अंतरिक्ष के इस रेस में जीत अमेरिका की मानी गई जब उसने 1969 में चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में पहला मानव भेजा। आइए अब जल्दी से नोट करते हैं आज के खबरों पर आधारित क्या क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, सूडान में सरकार के तख्ता पलट के क्या कारण हैं? सूडान में बार बार राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने के कारणों पर प्रकाश डालें। दूसरा सवाल है, मैकमोहन रेखा क्या है? इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए इसके विवाद के कारणों पर प्रकाश डालें। और तीसरा सवाल है, हाइपरसोनिक मिसाइल से आप क्या समझते हैं? स्पुतनिक संकट से इसकी तुलना करने के क्या कारण हैं? परीक्षण कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए। नमस्कार।